नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में जितने भी आयोग हैं, उन आयोगों में अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों को अध्यक्ष या सचिव बनाया गया, वो एक भयंकर कंट्रोवर्सी में फंस गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने दामाद को, कुछ ने अपनी पत्नी को और कुछ और अपने रिश्तेदारों और पार्टी के सदस्यों को बना दिया। सबसे ज्यादा चर्चा अशोक चौधरी स्वयंभू जदयू के सबसे बड़े नेता कहलाने का गौरव हासिल किए हुए हैं। उनके दामाद को धार्मिक न्यास परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। दीपक कुमार पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने अपनी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनवा दिया। जीतन राम मांझी के दामाद शेड्यूल कास्ट कमीशन के उपाध्यक्ष बन गए। रामविलास पासवान जी के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई मृणाल उसी आयोग में सदस्य बन गए। इतनी खबर तो अभी आई है, लेकिन बाकी की तहकीकात लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि 2-3-4 दिन में ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन किसका दामाद, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका भाई है। इस बीच में एक और कंट्रोवर्सी हो गई कि अशोक चौधरी, इनके बारे में इतनी लंबी लंबी गाथा है कि इनके बारे में क्या कहा जाए। बहरहाल इन्होंने एक टीवी चैनल पर बोलते हुए ये कहा कि उनके दामाद जो सायन कुणाल उनका नाम बताया गया है, किशोर कुणाल पूर्व IAS अधिकारी और महावीर मंदिर के संस्थापक में से एक उनके पुत्र हैं और इनके दामाद। तो इन्होंने कह दिया कि सायन कुणाल का तो नियुक्ति RSS कोटे से हुआ है। इसका मतलब ये बात नीचे से आ गई कि साहब इस जितने आयोग है इसमें कोटा सिस्टम चला है कि कुछ तुम्हारा, कुछ मेरा, कुछ उसका भर दिया गया। हम आज इस पर एक वैधानिक प्रश्न उठा रहे हैं। वो वैधानिक प्रश्न क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये इसी राज्य के आयोग की नहीं, ये पूरे सभी राज्यों में जितने आयोग हैं उसकी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने आयोग हैं उस सब की वही स्थिति है। चाहे वो बैकवर्ड कमीशन हो, SC कमीशन हो, ST कमीशन हो, महादलित कमीशन हो, अभी एक फॉरवर्ड कमीशन बन गया, स्वर्ण जाति का आयोग बन गया है, इसके अलावा महिला आयोग बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने आयोग हैं, सूचना आयोग तो बना ही हुआ है, इसके अलावा कितने प्राधिकार बने हुए हैं। इन सबों में जो नियुक्ति होती है वह नियुक्ति योग्यता और धारित और अहर्तता के आधार पर नहीं होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए जो भी दल सत्ता पक्ष में रहते हैं, पावर में रहते हैं, वो करते हैं। क्या कांग्रेस, क्या RJD, क्या जदयू, क्या BJP, सब। इसीलिए मैं इस पर प्रश्न उठा रहा हूं। पहला प्रश्न ये उठा रहा हूं, अगर मैं बिहार सेंट्रिक बात करूं तो विगत 2-3 साल से इन आयोगों में न कोई अध्यक्ष था और न कोई सदस्य या उपाध्यक्ष थे, तो काम तो चल ही रहा था। महिला आयोग नहीं था तो महिलाओं पर क्या अत्याचार बढ़ गए थे, और जब आयोग बने हुए थे, आयोग जब गठित था, तो क्या अत्याचार घट गए थे? क्या इससे कोई फर्क पड़ता? ये आम लोगों के लिए हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। जो लोग कानून को जानते हैं, सिविल सोसाइटी है, मतदाता है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उसके लिए क्या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जब सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी तो क्या अत्याचार बढ़ गए थे, या जब नियुक्ति जिस पीरियड में हुई थी तो क्या अत्याचार घट गए? बाल संरक्षण आयोग
जब बन गया उसमें सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति मदन मोहन झा जी एक आईएएस थे, उनकी पत्नी बनी थी पहले, निशा झा, अगर मुझको ठीक से याद हो नाम। तो क्या उनके बनने के बाद बाल संरक्षण में कमी आ गई थी? उसमें अभी कोई सदस्य नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो क्या बढ़ गया है? ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः इन आयोगों का गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि एक जो पॉलिटिकल एलिट क्लास है वे लोग अपने अपने लोगों को वहां एडजस्ट कर दें और उनको सैलरी, भत्ता, गाड़ी, गार्ड, ऑफिस, क्वार्टर, ये सब मुफ्त में सरकारी खजाने से, यानी हमारे और आपके पैसे से लगातार मिलता है। पर्पस यही है और कुछ नहीं। संविधान में चाहे आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति जनजाति का हो या नया कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बना करके सूचना आयोग बनाने का हो, ये जितने भी आयोग हैं, चाहे मानवाधिकार आयोग बनाने का हो, ये सभी आयोग को बनाने के पीछे थ्योरेटिकल उद्देश्य कुछ और रहता है। थ्योरेटिकल उद्देश्य तो इतना भारी रहता है कि आपको लगेगा कि बाप रे बाप, उसके कानून को और उसके कानून में जो उसका प्रस्तावना रहता है, उसका उद्देश्य रहेगा, तो उसको देखिएगा तो लगेगा कि इसको तो हम लोग स्वर्ग बना देंगे, कानून बन जाएगा तो स्वर्ग बन जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जब आया और इसके तहत राष्ट्रीय आयोग और राज्य के आयोग बना, तो उसमें तो लिखा गया लगा कि अब तो बने सरकार आपके एकदम खोल करके दिल खोल कर रख देगी। क्या हो गया उसके बनाने से? मानवाधिकार आयोग बन गया तो क्या हो गया? असल हमने सिस्टम को तो बर्बाद कर दिया है और उस सिस्टम के कब्र पर, या यूं कहें कि उस सिस्टम के कैंसर पर इन आयोगों की मलहम और सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी लगा के हम लोग चमकाने में लगे हुए। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, दुनिया में जितनी भी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसके दो ही वैज्ञानिक, संस्थागत और वैधानिक आधार होते हैं। पहला है एग्जामिनेशन यानी सिलेक्शन। जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसके दो ही आधार हैं, दो ही पैमाना है, दो ही तरीका है। पहला है एग्जामिनेशन से सिलेक्शन और दूसरा है इलेक्शन। तो किसी व्यक्ति की नियुक्ति या तो सिलेक्शन से होगी या इलेक्शन से होगी। इन दोनों से इतर विगत कुछ वर्षों में एक ट्रेंड चल गया। ट्रेंड क्या चला? मनोनयन का, नॉमिनेशन का। तो अब क्या हो गया? सिलेक्शन, इलेक्शन और इसके बीच में नॉमिनेशन। और मजेदार बात यह है कि साहब सिलेक्शन जिसका होता है वो तो मेरिट से आता है, परीक्षा देता है, विभिन्न आयोग उसके एग्जाम लेते हैं। इलेक्शन आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, तो जो लोग जीतता है वो लोग आते हैं। अब इस दोनों में जो नहीं आ पाया उसने एक अलग तरीका ढूंढ लिया। क्या? नॉमिनेशन का। और मजेदार बात आपको बता देते हैं कि इस सिलेक्शन और इलेक्शन से बने हुए अथॉरिटी से ये नॉमिनेशन वाले अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जिले का एसपी या कलेक्टर या एसडीएम या कोई भी अधिकारी वो सिलेक्शन से आते हैं थ्रू एग्जामिनेशन। विभाग का मंत्री इलेक्शन से आता है। ये दोनों को अकाउंटेबिलिटी भी है, याद रखिए। अब एक आ गया मानवाधिकार आयोग, उसका अध्यक्ष बन गया। कैसे बना? मनोनयन से। अब ये अध्यक्ष महोदय जो सिलेक्शन से आया है एसपी वो, और जो इलेक्शन से आया है मंत्री, ये दोनों पर भारी रहेगा और इसके आदेश इस दोनों को मानने होंगे, बाध्यकारी हो। विभाग का अपर मुख्य सचिव हो या ब्लॉक का प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो सिलेक्शन से आया,
उसकी कुछ क्राइटेरिया थी। किसी विभाग का मंत्री या जिला परिषद का अध्यक्ष या प्रखंड का प्रमुख इलेक्शन से आया था। अब एक व्यक्ति मनोनयन से सूचना आयोग का अध्यक्ष बन गया, सूचना आयोग का आयुक्त बन गया। अब उसका आदेश इस दोनों पर भारी, यानी जो न तो सिलेक्शन से आया न इलेक्शन से आया, मनोनयन से नॉमिनेशन से आया, दोनों पर भारी। संविधान में अनुच्छेद 311, 12 आदि में रिक्रूटमेंट की चर्चा है, नियुक्ति की चर्चा है, और नियुक्ति के दो ही वैध तरीके होते हैं, या तो सिलेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन या इलेक्शन थ्रू बैलेट या ईवीएम। इसलिए समय आ गया है इस देश की सरकार को एक संवैधानिक संशोधन करना चाहिए और इन सभी आयोग को खत्म कीजिए। कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। यस, और रिएटरेट करके हम बोल रहे हैं। और ऐसे ही मनोनयन से अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी अथॉरिटी पर अपॉइंटमेंट के सिर्फ दो ही वैध तरीके हो सकते हैं, आइदर सिलेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन और इलेक्शन थ्रू फ्रेंचाइज यानी वोट के आधार पर इलेक्शन। मनोनयन के धंधे को बंद कीजिए। और जिस तरह से अभी ये कंट्रोवर्सी हुई है बिहार में और जगहों पर हो रही है, इसने इस बात को बिल्कुल नग्न रूप से सबके सामने ला दिया है कि साहब किस तरह के लोग इन आयोगों में मनोनीत किए जा रहे हैं, कहीं से उठा के बैठा दिए जा रहे हैं। बंद होना चाहिए धंधा। और ये आवाज प्रेस से, मीडिया से, सिविल सोसाइटी से, सब जगह से उठनी चाहिए कि इस देश में दो ही तरीके से नियुक्ति होगी, या तो सिलेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन या इलेक्शन थ्रू मैंडेट वोट। बाकी सभी तरीके न सिर्फ अवैध हैं बल्कि अनैतिक भी हैं और अत्यंत घातक। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और गवर्नेंस का पूरा मॉडल बिखर करके खत्म हो जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।